नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहांगीर के इतिहास का पार्ट 2। जहां पिछले वीडियो में हमने देखा था जहांगीर के इतिहास का पार्ट 1 और जहां हम लोग ने सीखा था जहांगीर से संबंधित परिचय, जहांगीर का प्रारंभिक जीवन, जहांगीर के प्रारंभिक जीवन में उसके बेटे द्वारा किया गया विद्रोह जो कि 1606 ईस्वी में किया गया था, और मेवाड़ राज्य का मुगल राज्य में विलय। अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मेवाड़ राज्य का मुगल राज्य में विलय, ये स्थिति यहाँ बनती है कि इस विलय का प्रयास शुरू कब हुआ था। तो ये तो अकबर द्वारा ही किया गया था महाराणा प्रताप को जब विजित करके, तो उस समय मेवाड़ राज्य पर विलय की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन नहीं हो पाया था। तो ये उपलब्धि मिली किसको? तो जहांगीर के काल में मेवाड़ राज्य का विलय जो है मुगल राज्य में हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जहांगीर के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट आया 1611 ईस्वी में, और उसी का इतिहास हम लोग जानेंगे, उसके आगे का इतिहास हम लोग जानेंगे क्या क्या हुआ। तो 1611 में नूरजहां से शादी, यही थी जहांगीर का टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, या जहांगीर के जीवन में बदलाव कह सकते हैं, या जहांगीर के काल में 1611 के बाद उसका प्रभाव कम, ये भी कह सकते हैं आप। तो 1611 में नूरजहां से शादी, और ऐसा नहीं था कि नूरजहां से शादी इस शादी उसकी पहली बार हुई थी, ऐसा नहीं था। उससे पहले उसने 4 शादियां कर रखी थी, और शादी से भी पहले उसका प्रेम प्रसंग अनारकली के साथ देखने को मिलता है। वही अनारकली जिसे आप टीवी सीरियल पे बहुत बार देखे होंगे, वही अनारकली और वही सलीम, यही सलीम है वो जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। तो शुरुआती दिन में जब अकबर जीवित था तो उसी समय जहांगीर के प्रेम प्रसंग का आप सुने होंगे अनारकली के साथ। तो अकबर जब जानता था, ये सब चीज़ सुनता था कि ऐसा ऐसा है, तो वो बहुत गुस्सा करता था, और उस समय गुस्सा करके वो अनारकली को जो है भारत से बाहर क्षेत्र में भिजवा दिया था कि तुम मेरे बेटे को बिगाड़ दोगी। और इसी समय से जो है ना, एक जहांगीर और अकबर के बीच में रिलेशन कुछ खराब होने लगे थे। तो आपने यहाँ देखा कि अनारकली और सलीम का रिलेशन जो है पहले से चलते आया लेकिन अंतिम तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा चाहता भी था जहांगीर अनारकली को, सलीम बहुत ज़्यादा चाहता था। और उसी की याद में 1615 ईस्वी को इसने लाहौर में जो है अनारकली का मकबरा भी बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक ठो 1615 ईस्वी में अनारकली का मकबरा बनाया था। तो चलिए इतने, ये तो आप जान गए। अब चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ से नूरजहां का स्टार्ट होगा। नूरजहां जिससे इसने 1611 ईस्वी में शादी किया, और इस नूरजहां के चलते उसकी ज़िंदगी थोड़ी बदल चुकी थी। तो चलिए हम अब जानते हैं नूरजहां का इतिहास। नूरजहां के बारे में बताया आपको कि नूरजहां से जहांगीर की शादी 1611 ईस्वी में हुई, और ये नूरजहां का वास्तविक नाम देखिए। नूरजहां का अब हम जीवन देखेंगे, थोड़ा सा जीवन उसका देखेंगे, और जहांगीर के शादी से पहले का जीवन हम देखते हैं नूरजहां का। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, मेहरुनिसा, जिसका शादी अली कुली बेग से हुआ था 1594 ईस्वी में। अली कुली बेग से हुआ था। ये अली कुली बेग कौन था? तो ये अली कुली बेग कोई बड़े आदमी नहीं थे, ये जहांगीर के ही दरबार में उसके काम करने वाले या उसके दरबार से संबंधित थे, उसके राज्य से संबंधित थे ये अली कुली बेग। और इस अली कुली बेग को जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। शेर अफगान की उपाधि जहांगीर ने अली कुली बेग को प्रदान की थी, और आगे चल के अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, और मेहरुनिसा विधवा हो जाती है। अब सुनिएगा, मेहरुनिसा विधवा हो गई। कुछ दिन बाद नवरोज का त्यौहार आया, और नवरोज के त्यौहार पे सब एक दूसरे से मिलते हैं। उस समय क्या हुआ कि जहांगीर के पास नूरजहां दिखी, उसको नूरजहां दिखी, और इससे पहले आपको बताया कि वो नूरजहां को या मेहरुनिसा को नहीं देखा था। मेहरुनिसा को इससे पहले वो नहीं देखा था। वो पहली बार जब उसे देखा तो वो देखता ही रह गया, और बोला कि इतनी सुंदर महिला है मेरे राज्य में, और उसी समय उसने उससे शादी की इच्छा जाहिर की। अब आप सोचिए कि किसी राज्य का राजा, उतना बड़ा राजा, और किसी नॉर्मल महिला से, या छोटा मोटा ही तो थी, उतना तो फेमस थी नहीं, कोई बड़े घराने से तो थी नहीं, शादी की इच्छा जाहिर करे तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो शादी उसकी हो गई, उस विधवा मेहरुनिसा की शादी जहांगीर से हो गई। और जहांगीर इसी के बाद इतना बदल गया और इतना उसमें चेंजिंग आया, और नूरजहां का प्रभाव कैसे बढ़ने लगा बताते हैं आपको। कि उसके बाद उसने नूरजहां को एक उपाधि दी, नूर महल की उपाधि। ये नूर महल की उपाधि, तो नूर महल का मतलब होता है कि महल की रोशनी,
महल की रोशनी पहले दी। उसके बाद उसको लगा कि ना ये उपाधि उसके लिए ठीक नहीं है, इससे भी ज़्यादा सुंदर है वो। फिर उसको उपाधि दिया गया नूर जहां की उपाधि, मतलब जहां की रोशनी। तब जहांगीर को लगा अब ठीक है, तो नूर जहां की उपाधि जहांगीर द्वारा मेहरुन्निसा को दिया गया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ कि नूरजहां का वर्चस्व बढ़ने लगा, और इससे क्या हुआ कि जहांगीर के जो अपने दरबारी पहले से जो थे वो सब गुस्साने लगे। हुआ क्या कि नूरजहां के जितने भी परिचित थे उससे पहले, जितने भी परिचित थे पहले के, उन सबको बुला के ये अपने दरबार में मतलब इसको ऊंचा पद देना प्रदान कर दिया, ऊंचा पद देने लगा जहांगीर। और इससे गुस्सा करके उससे बहुत सारे लोग जलने भी लगे कि तुम क्या कर रहा है, नूरजहां को इतना ज़्यादा तुम सपोर्ट कर रहा है, उसके परिवार को भी इतना सपोर्ट कर रहा है। और यही होता चल गया आगे, और नूरजहां के द्वारा एक गुट का निर्माण किया जिसे हम नूरजहां गुट के भी नाम से जानते हैं। तो ये गुट में कौन कौन शामिल थे और इस गुट का वर्चस्व आगे तक रहा। तो ये गुट में कौन कौन शामिल थे, तो सबसे पहले गुट में नूरजहां के पिता शामिल थे। तो नूरजहां के पिता का नाम, एवं ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ये महत्वपूर्ण है। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था, मिर्जा गयास बेग, जिसको जहांगीर ने ही उपाधि दी थी एतमातुद्दौला की उपाधि। एतमातुद्दौला नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, एतमातुद्दौला की उपाधि उसके पिता मिर्जा गयास बेग को प्राप्त हुई। फिर उस गुट में उनकी माता शामिल थी, नूरजहां की माता अस्मत बेगम। फिर उसका भाई शामिल था आसफ खां। फिर इस गुट में खुर्रम भी शामिल था, वही खुर्रम जिसे हम शाहजहां के नाम से। तो इतने लोग गुट में शामिल थे और इनके द्वारा जो है प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। तो आपने देखा नूरजहां संबंधित कुछ इतिहास। और अब हम देखते हैं कि जहांगीर के समय में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, कुछ जनता के प्रति वो कुछ उदारता दिखाया। तो चलिए हम जानते हैं। जहांगीर जनता के प्रति कुछ उदारता दिखाते हुए एक सोने की जंजीर बनवाई थी, जो कि आगरा के किले में बनाया गया था। ये सोने की जंजीर प्योर सोने से बनी हुई थी, जो कि एक 60 घंटी की कतार थी, और जिसमें कहा यह गया था कि जनता को अगर उसके राज्य में कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, तो वो आके इस घंटी को बजाए और उसका फरियाद राजा द्वारा डायरेक्ट सुना जाएगा। और ये अच्छे कार्य थे जो कि एक हो सकता है जनता के प्रति ज़्यादा अच्छा बनने के लिए या ज़्यादा उदारता दिखाने के लिए जहांगीर द्वारा किया गया था, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन अब देखिए यहाँ के बाद क्या होता है। जहांगीर के दरबार में कुछ अंग्रेज आते हैं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने का ज़रूरत है कि अब वो समय आ चुका है जब भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हो चुका है। वही अंग्रेज जो कि 200 वर्ष तक सुनते हैं कि शासन किए, तो उसका आगमन आना यहीं से शुरू हो गया है। क्योंकि 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ के रानी द्वारा, ब्रिटेन के नारे द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है कि जाओ तुम व्यापार करो। और अकबर के ही समय में उसकी स्वीकृति, क्योंकि 1600 में तो अकबर जिंदा था। और लेकिन पहले अंग्रेज जो आए भारत में वो कैप्टन हॉकिंस थे, जो जहांगीर के काल में आए 1608 ईस्वी में। और ये अंग्रेज क्यों आए, तो वहाँ से तो उसको मिल गया कि ब्रिटेन से मिल गया कि जाओ व्यापार करो, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, तो वहाँ के राजा से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमको परमिशन दीजिए, हम यहाँ कंपनी खोलना चाहते हैं। तो वो कंपनी खोलने के लिए कैप्टन हॉकिंस पहले ऐसे थे अंग्रेज जो आए, हेक्टर नामक जहाज से आए थे। तो ये सब आप ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो इसके दरबार में आए और परमिशन लेना चाहा, लेकिन परमिशन नहीं मिल पाया। लेकिन बदले में इसको अंग्रेज ने 400 का मनसब प्रदान किया और इसको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान कर दी, ताकि तुम खुश रहो, क्योंकि पहले अंग्रेज आए थे। तो इसे उसने 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने प्रदान की। लेकिन ये फिर वापस चला गया 1611 ईस्वी में। फिर सर टॉमस रो आए, दूसरे सर टॉमस रो आए भारत में जहांगीर के काल में परमिशन लेने के लिए। तो इनको परमिशन मिल गई जहांगीर के द्वारा, ठीक है आप कंपनी का स्थापना करिए, लेकिन इसका कोई केंद्र बिंदु मत बनाइएगा, जहां बस स्थापना करिए। तो इसको स्वीकृति मिल गई। तो आपने देखा कि जहांगीर के काल में दो महत्वपूर्ण अंग्रेज आए, कौन कौन, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। तो ध्यान रखिएगा। और अब हम देखते हैं कि जहांगीर के काल में कला पर कितना जोर दिया गया, वो चाहे चित्रकला हो, साहित्य कला हो या स्थापत्य कला हो, तीनों कला पर कितना जोर दिया गया जहांगीर के काल में। चलिए देखिए, चित्रकला का अगर हम बात कर लें तो ध्यान रखिएगा एकदम कि चित्रकला, जहांगीर के काल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य है कि चित्रकला के क्षेत्र में जो है जहांगीर के समय बहुत ज़्यादा
ऊंचाई पर ले गया था चित्रकला को इसने। ऐसा नहीं है कि चित्रकला सिर्फ इसी के समय शुरू हुई थी, अकबर के समय भी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि चित्रकला को नहीं मिली थी जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि जहांगीर के समय चित्रकला को मिली। इसीलिए स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को चित्रकला का। वहीं आपने देखा था अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसके समय में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थे जिसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आते हैं। मंसूर तथा अबुल हसन, ये दोनों चित्रकार जहांगीर के समय में बहुत ही फेमस थे। अगर आप चाहें तो इसको हम अभी आपको याद करवा देते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा इसको याद करने का ट्रिक, क्योंकि जहांगीर के काल में ये दोनों थे। जहांगीर के काल में कौन कौन थे? मंसूर तथा अबुल हसन। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए कि मंसूर जहां गिरा अबुल हंसने लगा। बस 4 सेंटेंस को आप याद रखिए, आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। मंसूर जहां गिरा अबुल हंसने लगा, मतलब मंसूर जहांगीर के काल में, और अबुल हंसने लगा तो अबुल हसन। तो शायद आप समझ गए होंगे और आपको याद हो चुका होगा। तो मंसूर जहां गिरा अबुल हंसने लगा। और चलिए अब आते हैं स्थापत्य कला में क्या क्या बदलाव हुए जहांगीर के काल में। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न VVI प्रश्न जो कि नूरजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया, वो क्या था? इत्मात उद दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। अब बताइए आप लोग, इत्मात उद दौला कौन है? आपको बताया थे हम थोड़ी देर पहले। ये इत्मात उद दौला नूरजहां के पिता थे जिनका नाम मिर्जा गयास बेग था। उन्हीं का मकबरा नूरजहां के द्वारा आगरा में बनवाया गया। आगरा में इत्मात उद दौला का बनवाया गया। इसमें खासियत क्या था कि इसमें पितरा दुरा का प्रयोग किया गया सबसे पहला बार पितरा दुरा। ये पितरा दुरा क्या था? पितरा दुरा एक नकाशी था, मतलब कि एक काम किया, जैसे कैसे कहते हैं कुछ में जड़ी का काम किया गया है, वो ईंटा पर, वो दीवार पर एक काम किया गया था। एक फूलनुमा संरचना बनाई गई थी पूरे दीवार पर पहली बार। तो किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था, जिस इमारत में पहली बार पितरा दुरा का निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा कि पितरा दुरा का निर्माण किस मकबरे में सबसे पहली बार हुआ है? तो इत्मात उद दौला का मकबरा में पितरा दुरा का निर्माण हुआ है। उसके बाद इस मकबरे की खासियत क्या थी, इस इमारत की खासियत क्या थी कि ये प्योर सफेद संगमरमर से बना पहला इमारत था भारत का। मतलब भारत में बनने वाला पहला सफेद संगमरमर से इमारत कौन सा है? इत्मात उद दौला का मकबरा। इसके बाद फिर बने ताजमहल भी सफेद संगमरमर से बना है, लेकिन इसके बाद सबसे पहला इत्मात उद दौला का मकबरा जो कि नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसके आगे कि आपको बता दें कि जहांगीर जो है उच्च कोटि का लेखक था। ठीक है, अच्छा लेखक था, अच्छा जानकार था, लेखक था। और वहीं आपने देखा होगा इसके पिता, जहांगीर के पिता अकबर एक अनपढ़ व्यक्ति थे। मतलब मुगल काल में अगर देखा तो सबसे अनपढ़ व्यक्ति कौन थे? अकबर थे। और ये जहाँ इसका बेटा वैसा नहीं था, ये उच्च कोटि का लेखक था। और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, खुद की अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी, जिसमें वो ये बात बताया था कि हम किसी भी चित्रकार, जो कि मेरे शासनकाल में, मेरे काल में किसी चित्रकार ने अगर किसी चित्रकारी को मेरे सामने पेश किया तो हम ये बता सकते हैं कि इस चित्र में इसका नाक कौन बनाया है, इसका आँख कौन बनाया है, इसका होंठ कौन बनाया है, तो ये सब हम डिसाइड करते हुए। इतना बड़ा अपने आप को चित्रकार मानता था जहांगीर, जिसका चर्चा वो तुजुके जहांगीरी में खुद किया है, अपनी आत्मकथा में वो बताया है कि ये सब हम कर सकते थे। तो उसके बाद देखते हैं उसमें उसके प्रशासन में भी कुछ बदलाव हुए थे। तो प्रशासन में क्या बदलाव किया था? सब कुछ पहले सेम था, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करते हुए क्या किया था कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा जैसी प्रक्रिया को अपने राज्य में शामिल किया था। वही 2 अस्पा सिंह अस्पा, ये संबंधित किससे था? याद करिए, अकबर के काल में लागू हुआ था मनसबदारी प्रथा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2 अस्पा सिंह अस्पा। ये 2 अस्पा क्या है? सवार पद के 2 गुने घोड़े। सिंह अस्पा क्या है? सवार पद के 3 गुने घोड़े। मतलब आपके पास जितने मनसबदार में सवार पद आपको मिले हुए हैं, अगर आपके पास 1000 घोड़े हैं तो जहांगीर उसको 2 अस्पा प्रदान करता था। मतलब कि अब आपको 2000 घोड़े अपने सवार पद में ऐड करने होंगे। और अगर वो पद 1000 का है और अगर जहांगीर उसको सिंह अस्पा प्राप्त करता था, देता था सिंह अस्पा, तो उसमें उसको 3000 घोड़े रखने होते थे। मतलब 1000 है तो 3 गुना।
और 2 अस्पा में 1000 है तो 2 गुना मतलब 2000। तो आप समझ चुके होंगे 2 अस्पा और सिंह अस्पा का परिवर्तन जहांगीर के काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको, डायरेक्ट 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर, एकदम ध्यान रखिएगा। और अंत में हम बात कर लेते हैं अब फिर जहांगीर की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हो गई और जहांगीर का इतिहास यहीं पे समाप्त हो गया। तो आपने देखा पूरे वीडियो में कि जहांगीर का इतिहास और नूरजहां का इतिहास को 2 भाग में हमने बांटा और काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी भी कहीं आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पार्ट को भी हम क्लियर कर देंगे। तो हमें नहीं लगता है कि अब कोई डाउट आपके पास होगा। तो आपने देखा जहांगीर का इतिहास और अगले वीडियो में हम देखेंगे जहांगीर के बाद शाहजहां का इतिहास। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को ताकि आगे का वीडियो आप लोग को जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।